हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहेज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th की यूनिट है 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसकी वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ना क्या है, कार्बन। तो इसकी अबंडेंस कितनी होती है? जो अपनी कार्बन होती है इसकी अबंडेंस होती है किसमें? अर्थ क्रस्ट में। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। वो कितनी होती है? 0.02%। और जो अपनी इन्वायरमेंट होती है उसमें ये किसकी फॉर्म में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी अमाउंट कितनी होती है वहाँ पे? 0.03%। ये तो हुई इसकी एबंडेंस की बात। इतनी कम एबंडेंस के बाद भी हमें जो कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं वो किसके देखने को मिलते हैं? कार्बन के देखने के मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें कैसे पढ़ेंगे? बॉन्डिंग इन कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड से पहले आपको पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें आयंस के बीच में बॉन्ड बने, कि मतलब आयंस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिससे जो अपना मॉलिक्यूल है वो बनेगा। जैसे हमने लिखा क्या? NaCl। तो Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? 2, 8 and 1। और जो अपना क्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाएंगे? 2, 8 and 7। अब देखो, इसको तो स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या पता है कि जो स्टेबिलिटी के लिए जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। जितनी सही से कम्प्लीटली फिल्ड शेल होगी, अपना जो एटम है वो उतना ही स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो, स्टेबिलिटी इसकी 1 पे है, तो इसके लिए ये क्या करेगा? ये जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ से ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? Na+ की फॉर्म में। और यहाँ से जो अपना Cl है वो क्या होगा? इसकी में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ही इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 288 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए क्या होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से हम इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आयंस के बीच में, और जिससे ये क्या बनेगा? NaCl बनेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हम देना चाहें तो क्या होगी? द बॉन्ड फॉर्म्ड इन बिटवीन द आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ये तो थी किसकी बात? आयनिक बॉन्ड की। तो ये कब तक पॉसिबल होगा? जब तक जो डोनेशन है इलेक्ट्रॉन्स का या एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉसिबल होगी। अब चलते हैं किसके केस में? कार्बन के केस में। ऐसे ही तो हमने क्या देखा कि या तो कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो गेन करेगा। तो यहाँ से देखो, अपना जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो यहाँ से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 4। अब देखो, इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ दैट इट डोनेट इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, कि इसने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और यहाँ से इस पर 2 बचे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी होगी। डोनेट करने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव साइन। तो ये किसके जैसे एग्जिस्ट होगा? C4+। अब जो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा और यहाँ पे क्या होगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 2, 8। अब इसने बाहर से एक्सेप्ट किए हैं, एक्सेप्टेंस के लिए हम नेगेटिव साइन लाते हैं और जो डोनेशन होता है उसके लिए हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C4 नेगेटिव। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम आयंस के जैसे इसको लिखना चाहेंगे तो। देखो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता? कि फर्स्ट केस हम कौन सा डिस्कस करेंगे कि जब जो कार्बन है वो C4+ आयन जैसे बनाएगा। अब देखो, ये होती है अपनी शेल, ये होती है अपनी फर्स्ट शेल, ये है सेकेंड शेल। तो यहाँ से फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। सेकेंड में कितने हैं? 4। तो ये हो गए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से हम 4 इलेक्ट्रॉन को हटा दें। लेकिन अगर यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहेंगे हम, तो देखो ये अपना होता है न्यूक्लियस और ये होते हैं, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे होता है नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर हम इन 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाना चाहेंगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनको हटाने ही नहीं देगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम जो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दें। क्यों नहीं पॉसिबल होता? ड्यू टू दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and electrons, nucleus and valence shell electrons, it is not possible to remove
4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए जो ये है अपना C4+ के जैसे तो एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि इनके न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो अपना ये कार्बन है ये C4+ के जैसे एग्जिस्ट नहीं होता। अब अपनी जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो क्या है, C4-। अब हमने इसको डिस्कस किया, अब हम सेकेंड वाली को देखते हैं। C4- का मतलब क्या है कि इसने बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो ये जो अपनी कार्बन थी 2 और 4, अब इसने बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके C4- का केस क्या हुआ कि 2 और 8 कि इसने ऐसे बनाया है, ठीक है। तो अब जब हम इसका सेकंड केस देखेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, जैसे अपनी ये फर्स्ट शेल है इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब सेकंड शेल है ना, हमने क्या किया है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स किए हैं, 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो जब जितना भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ से जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे 6 प्रोटॉन्स। और पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, किसके केस में, सिंपल कार्बन के केस में। लेकिन जब हमने यहाँ पे C4- दिखाया, 4- का मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए 10। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे वो तो अब भी हैं, उनकी जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है पहले 6 थे वो अब कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन तो कितने हैं न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, और इसको होल्ड कितने करने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये अपने 6 प्रोटॉन होते हैं इनके लिए पॉसिबल नहीं होता 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बैलेंस नहीं है तो जो अपना एटम है वो स्टेबल नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू hold on 6 electrons, sorry 8 electrons by 6 protons, कि 6 प्रोटॉन से 8 इलेक्ट्रॉन्स का होल्ड ऑन हो पाना वो पॉसिबल नहीं होता। 8 क्यों, 10 हो गए ना, 2 यहाँ से और 8 यहाँ से, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे यहाँ से 10, कि पहले 6 थे अब हमने यहाँ पे 4 डाले हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड होना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसी वजह से ये C4- के जैसे भी एग्जिस्ट नहीं होता। तो यहाँ से हम इसकी इस पॉसिबिलिटी को भी हटा देंगे। अब तो ये तो बात है कि ना तो ये C4+ जैसे एग्जिस्ट होगा ना C4- जैसे, तो अब इसमें बॉन्डिंग होगी तो कैसे होगी। अब देखो इसीलिए जो इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग ना होकर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, द बॉन्डिंग विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा, डोनेशन नहीं होगा, दोनों ही एटम्स के बीच में क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो जो कार्बन में फॉर्म होगा वो कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, द बॉन्डिंग विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो यहाँ पे अपनी कार्बन है, इसका जो वैलेंस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसके जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे 2 4। तो यहाँ पे जो अपनी कार्बन है इसके पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो वो यहाँ पे हमें लगाने होते हैं 1 2 3 एंड 4। अब अपने पास क्या है हाइड्रोजन, जैसे हम CH4 का बनाना चाहें तो अपनी हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1। तो यहाँ से अपनी हाइड्रोजन कितनी है 4, तो इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके पास आयनिक बॉन्डिंग की तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसने इससे लिया एक, ये जो अपनी हाइड्रोजन है इसकी स्टेबिलिटी किस में होगी, 2 में, तो ये इसको यहाँ से ले लेगी। ऐसे ही ये वाली हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगी, ये वाली हाइड्रोजन इसको लेगी और ये वाली हाइड्रोजन इसको लेगी। तो यहाँ पे जो भी जितने भी अपने हाइड्रोजन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको 2, जैसे 1 2 1 2 1 2। इनकी तो स्टेबिलिटी हो गई, लेकिन अब कार्बन की स्टेबिलिटी किस में होनी है 8 में। तो वो कार्बन क्या करेगा, इन सभी हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अब हम जब कार्बन के काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और जो हाइड्रोजन है इसकी भी जो वैलेंस शेल है वो फिल्ड हो गई। तो ऐसे होती है अपनी कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब हम H2O2 और N2 की कोवैलेंट बॉन्डिंग देखेंगे।
तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है H2। H का मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसमें क्या होता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी अपना एटम होता है उस पर हमें जितने इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने दिखाने होते हैं। तो ये अपना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये वाला तो इससे ले लेगा और ये वाला इससे ले लेगा। तो यहाँ पे हम बॉन्डिंग दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, H और H। अब बात आती है किसकी, O2 की। तो O2 में क्या होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है कितना 8 और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा 2 6, तो मतलब इसके वैलेंस में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट में ऑक्सीजन होगी, उसके पास भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा और ये वाली ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा। तो यहाँ से देखो इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच, तो इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा ऐसे। अब कौन सा बचा अपना, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5। स्टेबिलिटी किस में होती है 8 में। तो ये क्या करेगा, कोई भी आइटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या तो जो उसकी वैलेंस शेल है वो फील्ड कंप्लीटली फील्ड होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है, ये जो नाइट्रोजन है ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और ये वाला जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो इन तीनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिपल बॉन्ड। ये वाला होता है अपना डबल बॉन्ड, ये वाला होता है अपना ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि जो भी अपना गिवन मॉलिक्यूल है उसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, आयनिक बॉन्डिंग और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कोवैलेंट बॉन्डिंग। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग फॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक प्लेस। और इसमें क्या होता है अपनी कोवैलेंट बॉन्डिंग में, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाली जो बॉन्डिंग है वो अपनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगी। अब देखो इनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या होगी अपनी, वीकर होगी किससे, आयनिक बॉन्डिंग से, वीकर देन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयंस नहीं बनते, आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड क्या हो जाएगा, अब इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब हम इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो भी जो अपने आयनिक कंपाउंड होंगे उनका ज़्यादा होगा और जो कोवैलेंट कंपाउंड होगा उनका कम होगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो लास्ट पॉइंट बचता है अपना फोर्थ, उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे बनते हैं आयंस और हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ आयंस, कि जो अपनी मूवमेंट ऑफ आयंस होती है उसकी वजह से ही अपना क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयंस हैं तो यहाँ पे कंडक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये वाले हो जाएंगे अपने बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके बीच में, आयनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग के बीच में। तो अब जो अपना ये वाला टॉपिक हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, अब हम चलते हैं इसका वर्सेटाइल नेचर। तो वर्सेटाइल नेचर में क्या होता है कि उसका जो कार्बन होती है अपनी, इनका अलग सा नेचर क्यों होता है। तो
इसके लिए दो मेन प्रॉपर्टी होती हैं, फर्स्ट इज कैटेनेशन, सेकेंड इज कोवेलेंसी, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टेट्रावैलेंसी। देखो सबसे फर्स्ट क्या है, कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या है, शेयरिंग से बॉन्ड बनना है। तो जो अपनी कार्बन होती है वो आपस में या तो खुद से ही कनेक्ट होके या दूसरी कार्बन से या दूसरे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कनेक्ट होके क्या करेगी, जो भी मोनोवैलेंट एटम होते हैं उनसे कनेक्ट होके क्या करेगी, अपनी कैटेनेशन मतलब लॉन्ग चेन बनाएगी। तो कैटेनेशन से क्या समझेंगे हम, दी एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, कि इसकी एबिलिटी होती है लॉन्ग चेन्स बनाने की। तो यहाँ से कैसे समझेंगे हम, जैसे हमने कार्बन लिया, कार्बन लिया, कार्बन लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच में। तो देखो इसमें क्या होगा कि जो ये वाली कार्बन है ये तो जो अपनी इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगी और ये वाली इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगी। अब जो ये बचे हुए बॉन्ड हैं वो किससे कंप्लीट होंगे, अपने हाइड्रोजन से। जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगाया, यहाँ 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 यहाँ, तो ये क्या हो गया कि कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब कितनी भी लंबी चेन ये बना सकती है, वो लीनियर भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसमें क्या है, कैटेनेशन का मतलब क्या है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो लंबी चेन बना सकते हैं आपस में कनेक्ट होके। उसके बाद क्या है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब वैलेंसी क्या होती है कि अपनी स्टेबिलिटी तक पहुँचने के लिए उसको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़े या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको एक्सेप्ट करने पड़े। तो जैसे अपनी कार्बन है तो 2 और 4। अब स्टेबिलिटी किस में हो सकती है, या तो इसकी स्टेबिलिटी 2 में होगी तो उसके लिए 4 डोनेट करेगा, या इसकी स्टेबिलिटी 8 में होगी तो इसके लिए 4 एक्सेप्ट करेगा। तो इसकी जो कोवैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4, मतलब वैलेंसी होती है कितनी, 4, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, टेट्रावैलेंसी। अब इसमें क्या खास बात है कि जो इसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंसी है तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि जो अपनी कार्बन है वो जितने भी मोनोवैलेंट एटम होंगे उनसे कनेक्ट होके अपने जो बहुत से एटम्स बना सकती है। इसीलिए जो अपने कार्बन के कंपाउंड होते हैं इनकी जो कंपाउंड्स होती है उनमें हमें एक वैरायटी देखने को मिलती है। कैसे, जैसे अपना क्लोरीन हो गया, इसको भी इसके ऑक्टेट में कितने होते हैं, इसके जो वैलेंस शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। तो यहाँ से क्या होगा कि 7, इसको एक की ही नीड है और इस कार्बन के पास क्या है, 4 वैलेंसी है। मतलब ये अगर मोनोवैलेंट एटम लेंगे तो 4 एटम से बॉन्ड बनाएगी। अगर हमने डाईवैलेंट एटम ले लिए मतलब जिसकी वैलेंसी 2 है तो ऐसे ऐसे वो 2 एटम से बॉन्ड बना सकती है। कैसे, ये लिया मैंने क्या, मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट कैसे हुआ, क्लोरीन है तो 2 8 7 17 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसको स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। तो जितने भी एटम्स डोनेट करने पड़े या लेने पड़े स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए उसको ही हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी है 1, तो ऐसे ऐसे इसके पास 4 जो क्लोरीन है हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या था जब मोनोवैलेंट एटम है। ऐसे मान लिया मैं डाईवैलेंट एटम ले लूँ, जब मोनोवैलेंट एटम लिया तो 4 एटम से कंबाइन होगी। डाईवैलेंट मतलब हमने लिया ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 6। अब इसको स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेने पड़े हैं तो इसकी जो वैलेंसी होगी कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो 1 2, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाईवैलेंट। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। यहाँ पे अपनी कार्बन है, ये वाली जो ऑक्सीजन है इसके भी वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन इससे ले लेगी और ये वाली ऑक्सीजन इससे ले लेगी और ये जो कार्बन है दोनों ऑक्सीजन से ले लेगी। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगी कैसे बनेगी, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अगर डाईवैलेंट एटम लिया है तो 2 एटम कनेक्ट हो सकते हैं, मोनोवैलेंट लिया तो 1 हो सकते हैं। तो इन्हीं 2 जो प्रॉपर्टी हैं इनकी वजह से जो अपने कार्बन के कंपाउंड है वो मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ये वर्सेटाइल नेचर है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आता है अपना 5th क्या, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जो भी अपना कंपाउंड होगा उसमें क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो बस उसमें, कि दोज कंपाउंड्स इन विच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, जिसके बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। कैसे, जैसे मैंने लिया CH4 तो कैसे बनाते हैं हम इसको, CHH
H, ठीक है। उसके बाद मान लिया मैंने ले लिया C2H5, तो ये क्या हो जाएगा CCH H, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना कि इनके बीच में क्या है, जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। तो ये होते हैं अपने सैचुरेटेड, और इसकी बजाय जब हम अनसैचुरेटेड लेंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, डबल या ट्रिपल। कैसे, जैसे मैंने लिखा है C डबल बॉन्ड C, और इसकी वैलेंसी होती है 4, तो बाकी जो भी वैलेंसी कंप्लीट होगी वो किससे होगी, हाइड्रोजन से। जैसे ये हो गया अपना डबल बॉन्ड, ये हो गया अपना ट्रिपल बॉन्ड। तो जब अपने जो भी गिवन मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और बस सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। तो यहाँ पे अपना ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, चेन, ब्रांचेज एंड रिंग्स। तो सबसे पहले चेन देखो, चेन में क्या होगा कि कार्बन से कार्बन अटैच होगी और एक लंबी चेन बनी होगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो लीनियर होंगे, मतलब एक ही चेन में होंगे, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने ये ले लिया मॉलिक्यूल, लिया मैंने C6H14, हाँ, तो कैसे होगा इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद हमें हाइड्रोजन, मतलब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो H14 है और कार्बन है अपने 6। तो यहाँ से क्या बनाई है इसने, चेन बनाई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेन, कि जब जितने भी कार्बन्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड हों लीनियर चेन में। उसके बाद ब्रांचेज क्या होगा कि जब इनमें से कोई भी कार्बन, मान लिया हमने यही लेना है और जो कार्बन है वो किस में है, ब्रांचिंग में। कैसे, 1 2 3 4 5, और एक कार्बन कहीं पे भी ब्रांचिंग में है। उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड, मतलब कोई भी एक कार्बन है वो किस में है, ब्रांचिंग में है। और इसके बाद क्या है, रिंग्स। रिंग में क्या होगा कि जब अपनी कार्बन है वो आपस में कनेक्ट हों, किसके फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में। जैसे हम ले सकते हैं C6H6, जैसे C C C C, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। C6H12, ये हो जाएगा अपना क्या, सिंपल साइक्लोहेक्जीन। जब 6 कार्बन्स होते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं हम, 6 कार्बन्स के लिए हेक्ज होता है और साइक्लिक रिंग होती है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्जीन। और अगर ये तो क्या थी अपनी साइक्लोहेक्जीन, और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन को सब में से हटा के इनके बीच में हम क्या कर दें, सिंपल डबल बॉन्ड लगा दें अल्टरनेट पोजीशन पे, तो ये क्या हो जाएगा अपना बेंजीन। तो जब अपनी जो कार्बन्स हैं वो सिंपल चेन में जुड़ी हैं, लीनियर चेन में, तो उसको हम बोलते हैं चेन। ब्रांचेज में जब कोई भी एक कार्बन है वो ब्रांच में आके जुड़े, और जो रिंग होगी उसमें क्या होगा, जितनी भी अपनी कार्बन एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन तो हों, लेकिन जो वहाँ पे क्या हो, फॉर्मेशन ऑफ रिंग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि चेन किसको बोलेंगे, ब्रांच किसके बोलेंगे, और रिंग किसको बोलेंगे। तो यहाँ से अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो भी अपना गिवन कंपाउंड होता है जो उसके पीछे अटैच होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। हाँ, तो देखो फंक्शनल ग्रुप्स में क्या होगा कि जो भी अपने ग्रुप के पीछे अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं उनके लिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग उनके लिए सिंबल्स होते हैं। कैसे, देखो जो अपने यहाँ से हम लिखेंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप्स, और यहाँ से हम उसके लिए लिखेंगे क्या, सुफिक्स, मतलब उसके लिए हम कौन सा सुफिक्स लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम फंक्शनल ग्रुप होता है अपना वो होता है एल्कोहल, एल्कोहल। और इसके लिए जब हमें सिंपल लगाना हो तो क्या लगाएंगे, सुफिक्स ओल, ओल। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो होता है OH। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड मतलब क्या हो जाएगा,
C≡OH, और यहाँ पे कोई भी अपना एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखना है क्या, एल्डिहाइड पे जो ग्रुप है वो यहाँ पे लिखेंगे, और एल्डिहाइड के लिए यहाँ से सामने से लेते हैं क्या, अल। इसके लिए तो ओल है, इसके लिए होगा अल। उसके बाद क्या है अपना कीटोन। कीटोन के लिए जो सुफिक्स यूज होगा वो होता है, सुफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगता हो। प्रेफिक्स क्या होता है, जो आगे लगता है किसी भी कंपाउंड के। तो ओन में क्या होता है, यहाँ पे जो H है ना एल्डिहाइड में, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, एक मिथाइल ग्रुप हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना ओन। उसके बाद क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या होगा ओइक, और साथ में जो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, R≡COH। तो ये जो C≡OH है ये किसके लिए होता है, एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ये तो किसके थे, सुफिक्स के। अब जितनी भी अपनी हेलोजेंस होती हैं, हेलोजेंस के केस में हम सुफिक्स नहीं लगाते, प्रेफिक्स लगाते हैं। कैसे, जैसे क्लोरीन हो गया तो क्लोरो, ब्रोमीन हो गया तो ब्रोमीन, हो गया तो ब्रोमो, आयोडीन हो गया तो आयोडो। ऐसे हम क्या हेलोजेंस के केस में क्या लगाएंगे, प्रेफिक्स। बाकी जितने भी जो अपने फंक्शनल ग्रुप हैं इनके केस में हम क्या लगाएंगे, सुफिक्स लगाएंगे। मतलब जो भी कंपाउंड की नेमिंग हम देंगे उसके पीछे लगाएंगे। जैसे एल्डिहाइड, जैसे हम यहाँ से देखें, जैसे हमने बोला मिथेनॉल, मिथेनॉल में क्या हो जाएगा, जैसे आपको जहाँ पे भी मिथेनॉल लिखे ना तो वहाँ पे अभी मिथित का आपको नहीं पता, तो यहाँ से मैं मान लेती हूँ ओल देखना हमने, सिंपल ओल भी दिखेगा तो तभी हमने वहाँ पता लगाना है कि अपना OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर वहाँ पे हमने दिख जाए मिथेनल तो हमें क्या पता लगाना कि वहाँ पे अपना ऐसा ऐसा ग्रुप तो है ही। अगर यहाँ पे हमने दिख जाए क्या मिथेनॉन, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें पता लगाना कि ऐसा ऐसा तो अपना एक ग्रुप वहाँ पे होगा ही होगा। ऐसे यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, तो उसमें भी हमने क्या पता लगाना है कि ऐसा ऐसा एक ग्रुप तो वहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे हम पता लगाएंगे कि अपना अल्कोहल होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और हेलोजेंस के केस में क्या होगा, प्रेफिक्स यूज होगा, सुफिक्स यूज नहीं होगा। तो ये होते हैं अपने क्या फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ साथ है ना, नेमिंग पे जाने से पहले आप एक चीज़ देख लो, 3 चीज़ें होती हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो देखो, फर्स्ट इज एल्केन, सेकंड क्या होती है एल्कीन, और थर्ड क्या होती है एल्काइन। जो अपना एल्केन होता है उसमें होते हैं सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होते हैं डबल बॉन्ड, और एल्काइन में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये तो इतनी बात है। उसके बाद इनका फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। जो यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स। तो अलग अलग कंपाउंड के लिए हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। जैसे जब अपनी 1 कार्बन एटम होती है उसके लिए हम यूज में लेके आते हैं, यहाँ से लिख लो 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन्स के लिए इथ, 3 कार्बन्स के लिए प्रोप, और 4 कार्बन्स के लिए ब्यूट। यहाँ तक देख लो, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एन लगाना है, एन का फॉर्मूला लगाना, तो ये अपना क्या बनेगा, सिंपल मीथेन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन्स कितनी है, 1 है। तो अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है कि कैसे निकालेंगे। मिथ मतलब 1 कार्बन होगी, तो यहाँ पे हमें n की जगह पे क्या लिखना है 1, तो C1, H2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2, तो यहाँ से क्या होगा मीथेन का फॉर्मूला CH4। ऐसे ही हमने यहाँ पे अगर इथेन का पता लगाना है, इथेन एन जब भी दिखेगा तभी आपको पता लगाना है कि सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि जो फॉर्मूला होगा अपना ये वाला होगा। तो यहाँ पे इथ मतलब 2 कार्बन्स, तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा C2H, 2 2 जा 4 और 6, ये किसका हो जाएगा, इथेन का। उसके बाद देखो थर्ड पे क्या है, प्रोप, प्रोप मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स इज 3, और ये क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, C3H3 2 प्लस में 2, तो यहाँ पे जो ये प्लस है इसके साथ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो C3H8। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं किसी भी जो अपना गिवन है अल्केन उसका। अब एल्कीन पे आते हैं। एल्कीन पे क्या होगा, इन लगेगा पीछे सुफिक्स, इस पे एन था, इस पे आइन लगेगा।
तो यहाँ से देखो फर्स्ट है, फर्स्ट केस में क्या होगा, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड के लिए ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब 2 कार्बन होंगे तभी तो पॉसिबल होगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या आएगा अपना इथीन, ईन मतलब इथीन, तो यहाँ पे हमने ईन लगाना है। ईन मतलब अब हम निकालेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है ये CnH2n, n इज नंबर ऑफ कार्बन, तो इथ के लिए जो नंबर ऑफ कार्बन होती हैं वो 2 होती है, तो C2H2 × 2, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C2H4। आप बना के भी देख सकते हो किसी CHH, तो जैसे हम बनाएंगे तो ये क्या आएगा C2H4। ऐसे ही आप प्रोपीन का भी बना सकते हो, बना के देख लेना। अब इसमें भी ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा इथाइन। नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे इथ के लिए 2, और यहाँ पे हम फॉर्मूला है ये, तो C2H2 -2, तो ये क्या होगा C2H4 -2, तो क्या होगा C2H2। तो कैसे लिखेंगे हम कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और 2 H हो जाएंगे। तो ऐसे हम किसी भी जो अपने एल्केन है, सिंगल बॉन्ड, एल्केन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से उसका जो फॉर्मूला है उसका पता लगा सकते हैं इजीली। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, साथ में उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब भी एन दिखेगा तो सिंगल बॉन्ड, इन दिखेगा तो डबल, और आइन दिखेगा तो ट्रिपल बॉन्ड वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो, निकाल के देख लेना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट देखो अपना क्या है, होमोलॉजियस सीरीज। जो अपनी होमोलॉजियस सीरीज होती है वो क्या होती है, तो देखो होमोलॉजियस सीरीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल ही होगा, और जो एल्डिहाइड है तो वो एल्डिहाइड ही होगा। फंक्शनल ग्रुप सेम, यहाँ से हमने क्या पढ़ना है, होमोलॉजियस सीरीज। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, डिफर्ड बाय ये CH2 ग्रुप के, उनमें किसका डिफरेंस होता है, एक CH2 ग्रुप का। कैसे, जैसे है ना, मैंने लिखा क्या, मिथेनॉल, इथेनॉल, और क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, अब यहाँ से देखो मिथेनॉल, मिथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज 1, और ओल मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, अल्कोहल। तो मतलब क्या होगा कि 1 कार्बन पे अल्कोहल तो है ही, उसके बाद हमें इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अब सेकंड में इथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज 2, और ओल मतलब अल्कोहल ग्रुप तो होना ही है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे OH, उसके बाद हमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा, CH3OH, और ये हो जाएगा CH3CH2OH। अब प्रोपेनॉल मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज 3, और यहाँ पे एक पे OH लगेगा, उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2OH। यहाँ से देखो, अब यहाँ से हम यहाँ तक गए तो इसमें कितना डिफरेंस है, CH2 का। ऐसे यहाँ से यहाँ तक गए तो CH2 का, इसीलिए हमने बोला कि डिफर बाय ये CH2 ग्रुप। अब इसमें बस एक CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस होता है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो इतनी सेम ही होती हैं, जैसे इसकी होगी उसकी भी होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, जैसे हम यहाँ से यहाँ पे गए तो यहाँ पे जो इसका मोलिकुलर मास होगा वो इंक्रीज होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर मास इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज देयर इज इंक्रीज इन मास। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ड्यू टू increase in molecular mass melting point and boiling point increases ठीक है, जैसे हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो जो अपने मेल्टिंग पॉइंट होंगे और जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो इंक्रीज होंगे ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। तो जो अपनी होमोलॉजियस सीरीज थी इसमें आपको 3 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया, आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो, एसिड भी ले सकते हो, लेकिन लेने हैं एक ही कैटेगरी के। जैसे मीथित एसिड लेंगे तो तीनों ही एसिड होने, जितनी भी सीरीज होगी वो एसिड की होनी चाहिए। अल्कोहल लेंगे तो अल्कोहल की, और एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड की होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या कि इनमें क्या होगा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। थर्ड क्या कि इसकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो ज़्यादा डिफर नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनमें बस एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब हम मास में इंक्रीज होगा तो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो भी साथ में इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अपना जो होमोलॉजियस सीरीज भी हुआ। उसके बाद देखते हैं हम क्या, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स।
तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की, जो अपने कार्बन कंपाउंड होते हैं इनकी हम नेमिंग कैसे देंगे। तो सबसे पहले देखना 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन्स के लिए ईथ, 3 कार्बन्स के लिए प्रोप, 4 कार्बन्स के लिए ब्यूट, 5 कार्बन्स के लिए पेंट और 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। तो ये हो जाएंगे अपने क्या, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो जो अपना सुफिक्स यूज होगा वो होगा एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। उसके साथ ही अगर अल्कोहल है, यहाँ से अल्कोहल मत लिखो, ओल लिख लो, ओल है तो OH, अल है तो CHO, ओन है तो C डबल बॉन्ड OCH3 और ओइक एसिड है तो वहाँ पे C डबल बॉन्ड ONOH, ठीक है। ये हो जाएगा अपना, इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो फर्स्ट क्या होता है अपना कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें लेनी होती है। उसके बाद सेकंड क्या होगा कि जब हमें प्रायोरिटी कहाँ से देनी है, फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग के लिए, उसके बाद थर्ड क्या होगा, नंबरिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो भी अपने यहाँ से हम देखेंगे कि जो भी हमने नंबरिंग देनी है वो किससे दी है, फंक्शनल ग्रुप की साइड से दी है, कि जिस साइड अपना फंक्शनल ग्रुप होगा हमने नंबरिंग वहाँ से देनी है। उसके बाद कि जब देखो अपना जो सुफिक्स यूज होता है, मतलब उसके पीछे लगता है, उससे पहले जैसे मैंने लिखा मिथेन, तो यहाँ पे क्या आया है, वावल आया है AEIOU, तो यहाँ पे हम इसको तो हटा देंगे। मान लिया अपना जो ग्रुप है वो क्या है, ओन है, तो हम इस ई को हटा के क्या लिखेंगे, मिथेनोन। अगर मान लिया यहाँ पे क्या है अपना इथेन, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, ये हटेगा क्योंकि 2 वावल्स एक साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वावल्स क्या होते हैं AEIOU, तो ये हो जाएगा मिथेनोन। तो ऐसे इथेनॉल। तो ऐसे ही हमें इसकी जो नंबरिंग देनी है, तो इसके लिए आपको नंबरिंग के लिए इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो अब हम 1 बाय 1 इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनसे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो देखो मान लिया मैंने क्या लिखना है, पेंटेनोइक एसिड। तो देखो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन्स देखोगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो कितनी होंगी, पेंट के लिए 5। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो ओइक, ओइक मतलब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, C। ओइक के लिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद देखो यही बनाया ना हमने, पेंटेनोइक एसिड, ओइक भी हो गया अपना, पेंट भी हो गया। एन मतलब यहाँ पे जितने भी बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे। अब हमें सिंपल जो कार्बन है इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, जो कितनी होती है 4। तो ये हो जाएगा अपना पेंटेनोइक एसिड। तो अब हम ऐसे पहले अपनी जो नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, उसके बाद जो अपना ये सुफिक्स जो लगा है उसको देखेंगे, उसके बाद जो कार्बन की वैलेंसी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से मैंने लिखना है, मान लिया हेक्जीन। देखो तो यहाँ से आपको क्या पता लगाना है, सबसे पहले इन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, जब तक पोजीशन मेंशन ना हो हम फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड लगाएंगे। हेक्स मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितनी है, 6, 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद हमें जो कार्बन की वैलेंसी है वो कंप्लीट करनी है, कितनी होती है 4। तो जितनी भी जो कार्बन की वैलेंसी को 4 तक पहुँचाने के लिए हमें हाइड्रोजन लगाने होंगे वो लगा देंगे। तो ये हो जाएगा अपना हेक्जीन। तो ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो, क्या लगा दिया हमने, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में क्या होगा, आइन मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जब तक पोजीशन मेंशन नहीं होगी हम फर्स्ट पोजीशन पे ही लगाएंगे। उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अपना प्रोपाइन। नंबर ऑफ कार्बन्स 3 होते हैं प्रोप के लिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 1 2 3 प्रोपाइन। तो ऐसे आप किसी भी कंपाउंड की जो नेमिंग है वो दे सकते हो इजीली। तो अपना ये नेमिंग वाला भी खत्म होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है नेमिंग में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो कंबशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है एंड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक बार मैं देख लेती हूँ वीडियो होने या नहीं। हाँ, तो देखो कंबशन क्या होता है, कंबशन क्या होगा
कि कार्बन जब अपने किसी भी फॉर्म में कोई सा भी एलोट्रोप हो कार्बन का, जब वो किससे कंबाइन होगा ऑक्सीजन से, तो वहाँ पे क्या मिलेगी हमें CO2 तो मिलेगी, साथ में क्या मिलेगी हीट एंड लाइट। अगर यहाँ पे कार्बन की हमें कोई भी फॉर्म लेनी है, मान लिया मैंने हाइड्रोकार्बन ले लिया CH4 और इसमें कंबाइन हुई ऑक्सीजन, तो उस टाइम पे हमें क्या मिल जाएगा CO2 और साथ में मिलेगा H2O। तो यहाँ से 2H2 निकल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2O2। इक्वेशन है जो अपनी इसकी बैलेंस होनी चाहिए कि जितने अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे होंगे उतने ही वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अपनी इक्वेशन बैलेंसिंग भी होनी चाहिए। साथ में क्या हो जाएगी हीट प्लस लाइट, हीट एंड लाइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कंबशन, कि जब अपनी कार्बन है वो किसी भी फॉर्म में, कार्बन का कोई भी एलोट्रोप है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगी CO2, साथ में हीट प्लस लाइट। और अगर वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, साथ में H2O भी मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है अपनी कंबशन। सेकेंड क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और इस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें कोई एजेंट चाहिए होगा ना जो ऑक्सीजन उसको दे दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे दोज सबस्टांसेस विच एड्स ऑक्सीजन टू अदर कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल के लिए होते हैं अपने K2Cr2O7 एंड KMnO4। इसका हम एग्जाम्पल देंगे तो क्या देंगे कि अल्कोहल का किसमें, मान लिया हमने ये ली है अल्कोहल और हमने इसका जो CH3 CH2, अगर हमने इसकी नेमिंग देनी हो तो हम क्या करेंगे सिंपल OH है, OH के लिए अपना जो फंक्शनल सुफिक्स यूज होगा वो होगा ऑल, और 2 कार्बन्स के लिए क्या होता है मिथ इथ, 2 इथ, तो ये हो जाएगा इथेनल। तो ऐसे हम इथेनॉल, इसकी नंबरिंग भी दे सकते हैं कि इथेनॉल को किस में बदलेंगे हम इथेनोइक एसिड में, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो 1 2 कार्बन के लिए इथ और ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि MnO4 हो गया या K2Cr2O7 हो गया। जो सब्सटेंस सामने वाले में ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो जाएगा अपना क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या है अपना एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। देखो एडिशन, एडिशन में क्या होता है कि जब हम कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या समझा था हमने कि उसमें क्या हो डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उसमें क्या होगा जब हम किसी भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, मेनली हम कौन सा लेते हैं निकिल S2 या PD ये लेते हैं, ठीक है। तो निकिल या S2 PD की प्रेजेंस में तो उसमें क्या हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। जैसे मैंने अपना अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया ये एल्कीन और इसमें डाला क्या कैटालिस्ट निकिल, तो यहाँ से क्या होगा इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, कैसे CHH। तो ये क्या था अपना 1 2 कार्बन के लिए इथ और डबल बॉन्ड है तो इन, तो इथीन, इथीन से हमें क्या मिला इथेन। तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में जाके उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग इन रिएक्शन। जैसे हम उसको डालेंगे लास्ट में वो हमें वैसा ही मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा तो वहाँ पे क्या कि जो रिएक्शन अपनी होती है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, उनको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। तो यहाँ पे एडिशन का मतलब क्या है सिंपल addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon in presence of catalyst is called addition reaction। तो इसको हम क्या बोलेंगे एडिशन। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन देखो, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट होना है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से सब्स्टिट्यूट होना। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया कोई भी हाइड्रोकार्बन ली है उसमें हमने डाला क्या Cl2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ निकल जाएगी और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा CH3Cl और साथ में HCl निकलेगा। किसकी प्रेजेंस में होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये अपनी कंबशन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी, एडिशन भी, सब्स्टिट्यूशन भी। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है क्या, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ सोप्स। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ सोप्स। तो मैकेनिज्म एक्शन ऑफ सोप्स में क्या होता है, देखो जब भी हम सोप्स की बात करते हैं तो सोप्स में क्या होते हैं, अपने साल्ट्स होते हैं। साल्ट कौन से होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक साल्ट होते हैं, पोटासियम के हो सकते हैं या सोडियम के हो सकते हैं। इसमें एक तो हाइड्रोकार्बन चेन होती है और यहाँ से जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, या सिंपली इसको डोनेट करना चाहें तो हम डिनोट ऐसे होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेड, और इसको हम बोलते हैं टेल। तो अब यहाँ से आप क्या समझेंगे, देखिए जैसे हमें पता होता है कि अपना हेड होता है, जैसे हम शैम्पू लगाते हैं तो वो बालों में धोते हैं, इससे आप याद रख सकते हो। तो हेड क्या होगा अपना इसमें, वाटर लविंग, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। और जो अपनी टेल होगी वो क्या होगी, हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हेटर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना क्या, वाटर लविंग, वो हो जाएगा वाटर हेटर्ड। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया अपना ये कपड़ा है, उस पर यहाँ पे लगी हुई है डस्ट। अब ये जो वाला पार्ट है, हेड वाला, इसको क्या है, पानी पसंद है, लेकिन जो टेल वाला पार्ट है उसको पानी पसंद नहीं। तो जब हम इस पर साबुन लगाएंगे पहले, उसके बाद पानी डालेंगे या पानी डाल के साबुन लगाएंगे, तो जो अपना ये टेल वाला पार्ट है, ये पानी तो पसंद है नहीं इसको, तो ये क्या करेगा, इस डस्ट पार्टिकल पे ऐसे जाके लग जाएगा। और जो ये वाटर लविंग पार्ट है वो यहाँ पे ऊपर की साइड आएगा, और जो ये टेल वाला पार्ट जिसको पानी पसंद नहीं वो डस्ट पे जाके लगेगा। ऐसे ही जो बाकी जो सोप के पार्टिकल्स हैं ऐसे ही करेंगे वो सब के सब, क्योंकि जो ये टेल वाला पार्ट है इसको पानी पसंद नहीं है, पानी नहीं पसंद, तो ये डस्ट की साइड जाना चाहेगा। तो डस्ट की साइड जाके ये वहाँ पे क्या बना लेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, माइसेल। अब देखो यहाँ पे ये बन गई माइसेल। अब हम जब जैसे ही पानी डालेंगे तो ये जो अपना अबव वाला हिस्सा है इसको तो पानी पसंद है ना, तो जैसे पानी की मूवमेंट होगी, ये जो साफ है, ये जो अपना हिस्सा है माइसेल बना है, ये भी पानी के साथ मूव ऑन हो जाएगा और जो अपना दाग है वो हट जाएगा। क्या किया सिंपल हमने, कि जो अपनी सोप्स होती हैं वो क्या होती हैं, कार्बोक्सिलिक साल्ट होती हैं, सोडियम या पोटासियम के। इनमें एक टेल होती है हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन होती है, साथ में क्या होता है, ये जो अपना कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। जो अपनी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, फोबिक मतलब मान लिया फोबिया है किसी चीज़ से, तो क्या होगा, वाटर हेटर्ड होती है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम साबुन लगाएंगे कपड़े में पानी डाल के, तो जो ये वाला हिस्सा है इसको क्या है, टेल वाला पानी पसंद नहीं है, पानी नहीं पसंद, तो ये अपने डस्ट पे जाएगा और जाके चिपक जाएगा। लेकिन जो अपना अबव वाला हिस्सा है इसको पानी पसंद है, तो ये टॉप में जाएगा। तो जब हम इस पर पानी डालेंगे तो यहाँ पे मिसिल बन चुकी है। अब ये टॉप वाला हिस्सा है ना, अबव वाला, इसको तो पानी पसंद है, तो ये पानी के साथ ही बह जाएगा, तो जो अपना कपड़ा है वो यहाँ से साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपनी ये यूनिट है 4th वो कंप्लीट होती है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई मॉडिफिकेशन चाहिए पढ़ाने के मेथड में तो उसका भी सजेशन आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।